कपिल मिश्रा। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। दिल्ली के छठे विधानसभा चुनाव में इन्होंने 44,431 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। यह दिल्ली में सामाजिक कार्य के विद्यालय के द्वारा सामाजिक कार्य करते थे। यह राजनीतिक और व्यावसायिक नीतिगत मुद्दों पर कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम कर चुके हैं। नव भारत समाचार के संवाददाता अरविंद सोनी ने इनसे देश के गंभीर मुद्दों पर बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सोनी और आप देख रहे हैं साउथ इंडिया के सबसे बड़ा हिंदी न्यूज चैनल 9 भारत समाचार। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो दिल्ली से हैं, युवा नेता है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है। जब मैं बोलता हूं कि फायर ब्रांड नेता है, युवा नेता है, तो आपके चेहरे के सामने, आपकी आंखों के सामने कुछ चेहरे शायद चमक रहे हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान है कपिल मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में। कपिल जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जो आज हैदराबाद की यात्रा पे है, आपकी यात्रा का प्रायोजन क्या है? हैदराबाद में आया हूँ। 15 अगस्त के दिन एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक संस्था है, बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, भगत सिंह युवा सेना। उनके द्वारा पिछले 9 सालों से तिरंगा रैली निकाली जा रही है। हैदराबाद में बेगम बाज़ार छतरी से वो रैली निकलती है, तो उस तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठन, यहाँ के युवा, उन सब से मुलाकात, हैदराबाद के विषयों के ऊपर चर्चा, इस सब के लिए मैं अभी इधर यहाँ पर आया हूँ। जी जी, आपने अपनी जो राजनीतिक कैरियर है उसकी शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी के साथ जी, और आप एक एमएलए भी चुने गए थे। आज के दौर में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दौर में लोग सरपंच बनने के लिए, कॉर्पोरेट बनने के लिए जद्दोजहद करते हैं। आपने एमएलए होने के बावजूद भी उस पार्टी को छोड़ा और अपना विश्वास आपने बीजेपी में जताया। तो ऐसे क्या कारण उस समय रहे होंगे कि आपने एक एमएलए पद को ठुकरा के और आपने बीजेपी ज्वाइन की? देखिए, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं उस आंदोलन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहा हूँ। उससे पहले भी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं भी बना था, आंदोलन के रूप में नहीं आया था, तब दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटालों के खिलाफ मैंने बड़ा आंदोलन किया था। एक बुक भी लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। तो दिल्ली में और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए जो कुछ लोग एक्टिव थे, उनमें से एक मैं रहा हूँ। और इसीलिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसके बाद जब उसको राजनीतिक रूप दिया गया, पार्टी बनाई गई, तो स्वाभाविक तौर पर मैं उस पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ा। लेकिन मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे उसमें किरण बेदी जी हों या वीके सिंह जी हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये धीरे धीरे दिखने लगा कि आंदोलन जिन मूल्यों के लिए बनाया गया था, जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, और पार्टी जो कहकर बनाई गई थी, उससे कहीं भटक चुकी है। सो जो पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के एजेंडा के तहत बनाई गई थी, वो पार्टी बन गई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे वल्गर एग्जाम्पल। तो वहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, उनमें से एक मैं था। और बिल्कुल आपने ये सही कहा कि मैं दिल्ली की सरकार में मिनिस्टर था, और सरकार के बीच के कार्यकाल में, क्योंकि लोग जनरली चुनाव के पहले बदलना या छोड़ना, इस तरह की चीज़ें तो होती है राजनीति में, लेकिन सरकार, चलती हुई सरकार के बीच के कार्यकाल में मिनिस्टर होते हुए अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और उसके मुद्दों से भटकने के विषय को उठाना, मुझे लगता है शायद देश के इतिहास में ही कुछ लोगों ने ही किया होगा। लेकिन ईश्वर ने मेरे को वो प्रेरणा दी कि ये करना चाहिए, ये कहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली और देश की जनता के साथ आंदोलन के नाम पर एक छलावा हुआ है। तो मैंने वो आवाज़ उठाई। मैंने आवाज़ उन मुद्दे पे उठाई जिन मुद्दों के लिए आंदोलन को बनाया गया था। और इसके बाद इस देश में एक ही ऐसा नेतृत्व है जो सच में जनता के उन मुद्दों पे, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हों, चाहे वो सशक्त भारत के निर्माण के लिए हों, चाहे वो भारत की शाश्वत सांस्कृतिक जो परंपराएं उनकी रक्षा के लिए हों, इन सब के मुद्दों पर अगर आपको किसी एक दल में जाना हो या एक नेतृत्व की तरफ देखना हो, तो वो नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा सामने दिखाई देता है। और पूरे गर्व के साथ मैंने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लूँगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। और मुझे लगता है आज की तारीख में जो भी लोग पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिन भी लोगों को ये लगता है कि राष्ट्र के लिए काम करना है, देश के भविष्य के लिए काम करना है, अपनी सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए काम करना है, वो सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। जी, अगर मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ या मैं अगर खासतौर से दिल्ली की राजनीति को अगर मैं देखता हूँ,
तो ये समझ में आता है कि जो कपिल मिश्रा जो नाम है, ये एक उभरता हुआ नाम है, खासतौर से दिल्ली की राजनीति में। और जब आपने 2019 में जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो काफ़ी हद तक ये लग रहा था कि बीजेपी यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी ने जो किया वो 3 सीट से महज 8 सीट पे पहुंच पाई। तो आपकी नज़र में ऐसे वो कौन से कारण रहे होंगे कि 5 साल बाद भी जो बीजेपी है वो 3 से 8 तक ही पहुंच पाई? देखिए, दिल्ली में दो तरह का वोटिंग हो रहा है। एक वोटिंग तो लोकसभा के लिए हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिला है और 7 सीटें मोदी को वो मिली हैं। दूसरा विधानसभा का चुनाव है और बिल्कुल आपने सही कहा कि विधानसभा के चुनाव में परिणाम उतना अच्छा नहीं था जितना बीजेपी ग्राउंड पे दिखाई दे रही थी। उसका कारण 2-3 कारण है। उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि जो शाहीन बाग का पूरा प्रपंच रचा गया और जिस प्रकार से मुस्लिम वोट को एक ही जगह कंसंट्रेट करने की जो साजिश रची गई, मुझे लगता है कि लोगों की आंखें बाद में खुली जब चुनाव का परिणाम आ चुका था और जब उन लोगों ने दंगा करना शुरू किया, शहर को जलाना शुरू किया, शहर में लोगों को मारना शुरू किया, तब दिल्ली वालों की आंखें खुली। लेकिन तब तक ये पूरा प्रपंच हो चुका था और चुनाव भी हो चुका था और वोट भी ले चुके थे। यही इनका जो सच है, ये अगर चुनाव से पहले जनता के सामने आ गया होता तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता। और इसमें कांग्रेस पार्टी का कंप्लीट सरेंडर दिल्ली के चुनाव में, चुनाव लगभग लड़ी ही नहीं कांग्रेस पार्टी, तो वो पूरा मोदी जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वोट को लेकर जो कंसोलिडेशन किया गया, मुझे लगता है कि रिजल्ट में एक्चुअल ग्राउंड का सिचुएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअल ग्राउंड में बहुत हैवी डिसकंटेंट है, एक्चुअल ग्राउंड में जनता के मुद्दे अलग हैं, लेकिन धर्म का तुष्टीकरण का राजनीति करके एक चुनाव को इन्होंने ज़रूर इस प्रकार से निकाला है और कुछ फ्रीबीज दी हैं जिसकी कीमत दिल्ली चुका रही है। अगर आप आज दिल्ली में देखें तो दिल्ली में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है और सरकार केवल फ्रीबीज के माध्यम से वोट को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस कल्चर को प्रमोट नहीं करती है या उस प्रकार से फ्रीबीज देने की राजनीति नहीं करती है। तो मेरे को लगता है कि यस, ये कह सकते हैं कि एक मोर्चे में हारे हैं लेकिन युद्ध में नहीं हारे हैं। और मैं पुनः इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली की जनता को इतने सालों में जो मैंने समझा है कि ये राजनीति दिल्ली में लंबी चलने वाली नहीं है। जिस तरह से आए हैं उसी तरह से वापस चले जाएंगे अरविंद केजरीवाल। शाहीन बाग से मुझे याद है कि आपने एक और घटना को अंजाम दिया था, आपने एक आंदोलन भी किया था कि अब इस जगह को हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। आपने एक जी किया था, तो उस घटना के बारे में आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि वो क्या घटना थी, एक्चुअली क्या होने जा रहा था वहाँ पे जिसको आपने रोकने का प्रयास किया? और इस जगह को नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि हम किसी भी जगह को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे और कोई ये गलतफहमी ना पाले कि दिल्ली में दूसरा शाहीन बाग बना लेगा। जो हुआ फरवरी में, इन लोगों ने दिल्ली के रास्ते बंद करने शुरू किए। पहले शाहीन बाग के नाम पर बंद किया और दिल्ली का वो बॉर्डर जो यूपी से और हरियाणा से कनेक्ट करता है उसको ब्लॉक कर दिया गया और महीनों ब्लॉक किया गया। लगभग 100 दिन से ज़्यादा वो बॉर्डर ब्लॉक किया गया। कितने पेशेंट एम्बुलेंस में उधर ही तड़प तड़प के मर गए लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा पाए। लोगों के दुकान धंधे बंद हो गए, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया। और उसके बाद इन्होंने, जब ट्रंप का विजिट दिल्ली में होने की बात हुई तो इन्होंने एक एक करके दिल्ली को जगह जगह ब्लॉक करना शुरू किया। और वो 23-24 फरवरी को जब ये इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तब तक 12 जगह दिल्ली ब्लॉक हो चुकी थी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर लोगों ने ये देखा कि वो अपने घर से दफ्तर के लिए जा रहे हैं, उनको वापस आना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते बंद हैं, दफ्तर नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमार लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे। और दिल्ली का एक इलाका है उसको बोलते हैं ट्रांस यमुना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वो यमुना का दूसरी तरफ है और बाकी दिल्ली यमुना के पार में है। लेकिन इस पूरा दिल्ली के इस हिस्से को, जमुना पार को 2 रोड जोड़ती हैं बाकी दिल्ली से। 35 लाख की पॉपुलेशन और ये दोनों रोड ब्लॉक करके आइसोलेट कर दिया गया था पूरी दिल्ली से। यानी कि ये 35 लाख लोगों को एक तरह से एक जेल में बंद कर दिया गया था, सड़कें बंद करके। तब मैं उधर गया और मैंने ये बात बोली कि हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है उसको अस्पताल ले जाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरे बच्चों का स्कूल जाना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा अपने दुकान में और दफ्तर में जाना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तुम्हारे को हो सकता है कि कोई कुदरती बिरयानी दे के जाता हो, हमारे को मेहनत करके खाना पड़ता है। हम अगर जिस दिन दुकान नहीं जाएंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे, उस दिन हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। तो हमें ये रास्ता खुला हुआ चाहिए। डीसीपी को, पुलिस के अधिकारियों को साथ में खड़ा होकर मैंने ये बात बोली, किसी को अपराध करना होता तो पुलिस के साथ में खड़े होकर नहीं करता है। मैंने ये बात बोला कि जब तक ट्रंप जा रहे हैं तब तक तो हम लोग मानते हैं कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन उसके बाद वी डिज़र्व
कि हमारा रोड खोला हो। अगर आपके दरवाजे पे मैं जाके खड़ा हो जाऊं अभी अरविंद जी, और मैं उस पर बैठ जाऊं और आपका आना जाना बंद कर दूं, तो आप आगे क्या इतना भी नहीं बोलोगे कि मेरा रास्ता खोल दो, ये मेरा राइट है? और इस देश में, और उस दिन क्या हुआ उसके बाद, जिस प्रकार का भयानक दंगा हुआ, ताहिर हुसैन के घर से जो बम मिले, हथियार मिले, एसिड मिला, गुलेल मिला, मुस्तफाबाद में जो हुआ, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को मारा गया, मासूम सा बच्चा उत्तराखंड का दिलबर नेगी उसको मारा गया, उसके अलावा डीसीपी अमित शर्मा, उसके अलावा कांस्टेबल रतन लाल, वो तो महिलाएं जो औरतें बैठी थी धरने पे, उन्होंने मारा कांस्टेबल रतन लाल को घेर के, जिनको ये मासूम औरतें और शांति प्रिय आंदोलन का रूप दे रहे थे, और आग लगा दी गई पेट्रोल पंप में, घरों में घुसकर आग लगा दी गई। तो आप कल्पना कीजिए कि इनकी कितनी बड़ी दंगे की तैयारी थी। और अगर आप अभी भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाएं, जमुना पार्क के उस इलाके में जाएं, तो वहाँ के लोग आपको ये बात बताएंगे कि अगर कपिल मिश्रा उस दिन में नहीं आता सड़क खुलवाने, तो रात में हजारों लोगों का मर्डर करने की तैयारी करके बैठे थे ये लोग। तो इस भयानक दंगों की साजिश, उन्होंने दंगा फिर भी किया, लेकिन जो उनकी भयानक साजिश थी वो कहीं ना कहीं नाकाम हुई। और अब जानकारी आ रही है, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट में मैटर है, ताहिर हुसैन जेल में है, उसमें योगेंद्र यादव का जो रोल है, सफूरा जरगर का जो रोल है, वो सब कुछ निकल के सामने आ रहा है, प्रोफेसर अपूर्वानंद का जो रोल है वो सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि, और मैं आपके चैनल पे ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मुझे उस घटना का कोई पछतावा नहीं है, मुझे गर्व है, और दोबारा भी वैसी परिस्थितियाँ होंगी तो मैं दोबारा भी वही करूँगा जो इस बार किया था। तो आप दोबारा वो सब करने के लिए तैयार हैं, जो भी दिल्ली की जनता के हक में होगा, जो दिल्ली की जनता के हक में होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लॉ के मुताबिक। मेरा राइट है कि मेरा सड़क खुला हो। अपराधी वो है जो मेरा सड़क बंद करके बैठा है, अपराधी वो है जो मेरे देश के टुकड़े करने के नारे लगा रहा है, अपराधी वो है जो दंगों की तैयारी कर रहा है, अपने छत पे बम इकट्ठे कर रहा है। और कोई अपराधी ये सोचेगा कि उसने क्योंकि थोड़ा नंबर अपना बढ़ा लिया है या आपराधिक गतिविधियों से हमें दबाने की कोशिश करेगा, तो दिल्ली में इतना बड़ा कोई गुंडा या अपराधी नहीं है जो हम लोगों को दबा सके। दिल्ली में कानून कैसे चलाना है, कानून का कैसे पालन करना है, ये हम लोगों को आता है और हम लोग इसे करवा लेंगे। अगर आपकी नज़र में देखा जाए तो अभी दिल्ली बीजेपी का भविष्य क्या होगा आने वाले चुनाव में? जो आपकी तैयारियां हैं, जो केंद्र सरकार जो योजना लेके आई है, क्या उसका प्रभाव अब दिल्ली के आने वाले चुनाव में पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ से दिल्ली की जनता वोट देती है, और मुझे लगता है कि अब जो शाहीन बाग की घटना हुई, कोरोना में जिस प्रकार से कंप्लीट कोलैप्स दिखाई दिया, जिस प्रकार से अंधा पैसा विज्ञापन के नाम पे बहाया जा रहा है, उस सब को देखते हुए दिल्ली की जनता का भी मन उचट चुका है। और मैं निश्चित हूँ, दो चीज़ें, एक तो मेरे को लगता है कि जनता भी आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकने का वेट कर रही है अगले चुनाव में, और दूसरा, इसमें कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए 24 घंटे काम करना पड़े, एक एक घर में जाके लोगों से बात करना पड़े, वो संकल्प हमने उठाया हुआ है। इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर देंगे, ये संकल्प लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आपकी गतिविधियां इन दिनों में हैदराबाद में काफ़ी बढ़ रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपने पिछले 1 साल में करीब 4 से 5 यहाँ पे यात्राएं की है। तो क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी तेलंगाना है, जो तेलंगाना में जो बीजेपी का जो वर्चस्व है, उसमें कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा भी अपना योगदान दे रहे हैं, या कुछ आला कमान ने आपको इस तरह के निर्देश दिए हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत किया जाए, कि यह उसी की रणनीति का ये हिस्सा है आपकी यात्राएं? देखिए, मेरी यात्राएं बहुत सारे अलग अलग विषयों पे हुई है। जैसे इस बार तिरंगा रैली के लिए हुई है, इससे पहले डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव के लिए मैं आया था, उससे पहले हम लोगों की कुछ रोड शोज़ थे, उसके लिए मैं आया था। मेरा अपना एक संगठन है हिंदू इकोसिस्टम, जिसके पूरे देश में 1 मिलियन मेंबर हैं, उसके कार्यक्रमों के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन में तेलंगाना बहुत करीब है, बहुत क्लोज़ है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तेलंगाना को लेकर बहुत गंभीर है, और हमें लगता है कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे एक राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, देश से प्यार करने वाले लोग और धर्म के प्रति स्वाभिमान की भावना को रखने वाले लोग, वो यहाँ की सत्ता में होने चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार यहाँ पे होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के स्तर पर, संगठन के स्तर पर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जिस प्रकार से लड़ा गया, उसको देखकर भी आपको भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता का एहसास हो गया होगा। और मुझे लगता है कि अगला चुनाव भाजपा और केसीआर, इनके आमने सामने का चुनाव होगा, और ये सीधी इन 2 पार्टियों का चुनाव होने जा रहा है। आप हैदराबाद में अभी आए हैं। हैदराबाद के एक और नेता है यहाँ के, जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो जब भी भारत के पूर्व
जो पूर्वी भारत है या उत्तरी भारत है, वहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रचार में बीजेपी के खिलाफ कुछ प्रचार करते हैं और उनके खिलाफ बातें करते हैं। मैं यहाँ के AMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ के जब ये नेता वहाँ जाते हैं तो आप इनको कितना गंभीर लेते हैं, इनकी गंभीरता किस तरह से लेते हैं? देखिए, चूहेदानी में से कोई चूहा निकल जाएगा तो उसको जितनी गंभीरता से लिया जाएगा, भाई वो चूहा है तो कुछ काट ना दे, कुतर ना दे, कुछ जहर ना फैलाए, उतनी गंभीरता तक तो ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा ओवैसी को गंभीरता से कोई लेता नहीं है, उनके अपने भी लोग उससे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। मुझे लगता है कि वो बंद मोहल्ले में बैठ के उधर ही 4 लोगों को खड़ा करके उधर से कुछ भी अपना वीडियो बना के भाषण करे, देश में सोचे कि भारत माता की जय के खिलाफ़ कोई माहौल हो जाएगा या देशभक्ति के खिलाफ़ कोई माहौल हो जाएगा या इस प्रकार का कुछ भी। अभी तो कोरोना का टीका दुनिया को लगाने से मना किया, बाद में खुद को लगा रहा है बैठ के। तो वो दोहरा मापदंड सामने से दिखाई देता है। मुझे लगता है कि वो और उनके सारे भाई, वो मोहल्ले के लेवल के राजनीति है, उस मोहल्ले के लेवल की राजनीति के कारण ही वो उनका चलता भी है। अपने मोहल्ले में वो जीतते हैं क्योंकि KCR हो या कोई भी हो, वो सोचता है इधर का 7 सीटें 5 सीटें इनको दे के उधर बैठा के रखना है, उतना उनका है। लेकिन इस देश में ओवैसी की विचारधारा की, ओवैसी की सोच की राजनीति ना कभी पनपी है ना पनपने देंगे। और इस वक्त जो वो यूपी जा रहे हैं, योगी जी के राज में जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भैया यूपी मत जाइयो, उधर गाड़ियाँ भी पलटती हैं, उधर एक्सीडेंट भी होता है, और कहीं ऐसा ना हो कि लखनऊ के चक्कर में हैदराबाद की दुकान भी बंद हो जाए। तो कुल मिला के अब ओवैसी को गंभीरता से नहीं लेते? ओवैसी स्वयं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मुझे लगता है जिस दिन वो गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे, अपने समाज के पिछड़ेपन की बात करेंगे, भारत विरोधी सोच के खिलाफ कैसे अपने समाज को ठीक करना है उसकी बात करेंगे, देश में आतंक और जिहाद के खिलाफ बोलने वाले नेता बनेंगे, उस वक्त उनका समाज और ये देश दोनों उन्हें गंभीरता से लेगा। आज उनकी बड़ी छिछले स्तर की उनकी राजनीति है और उसको गंभीरता से लिया भी नहीं जाना चाहिए। एक और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हैदराबाद आए हैं, अभी हैदराबाद की बिरयानी बहुत पसंद है, क्या आपने यहाँ की बिरयानी खाई है? हाँ, मैंने यहाँ की बिरयानी भी खाई है और बहुत सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपने घर घर में बुला के भोजन करा रहे हैं, कोई नाश्ते पे बुला रहा है, कोई डिनर पे बुला रहा है। और उस प्रकार से हैदराबाद का जो स्वाद है वो मेरे को मन में छू गया है। तो कभी आप बोले कि इतनी बार क्यों आ रहे हो, तो कुछ बार तो मैं इधर के स्वाद के लिए ही वापस आ रहा हूँ। आप बिरयानी के लिए एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मेरा एक परिवार इधर हैदराबाद भी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरविंद जी, थैंक यू। ये थे कपिल मिश्रा, बीजेपी के युवा नेता हमारे साथ में, नव भारत समाचार के साथ में। मैं अरविंद सोनी, नमस्कार।